चैप्टर पूरा एंड। अरे बोलो तो हाँ। देखो मैं एक बार पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ। वेक्टर में अपन ने ऐड करना सीखा है। दो वेक्टर ऐड करने वाला फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड निकालने का था आर इक्वल टू और डायरेक्शन निकालने वाला फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर आपको एरिया को लिखना है परपेंडिकुलर और इससे भी हमारा काम हो जाता है। तो ये तो एडिशन वाला होगा। फिर रेजोल्यूशन, दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में बहुत छोटी सी बात है। ये एक वेक्टर ए है और मान लो हमको कोई एंगल किसी लाइन के साथ में थीटा दिया, तो जिसके साथ थीटा एंगल दिया होता है वो कंपोनेंट ए का कॉस कंपोनेंट होता है। तो इसका परपेंडिकुलर वाला क्या बनता है? साइन। 2D और 3D में लिखने आना चाहिए ए वेक्टर को। 2D में मतलब दो कंपोनेंट में लिखना है तो ax I कैप और a by j। और 3D में लिखना होता है ये सारा ऐसे रहेगा। एक और चीज है az into k कैप। फिर हमने सीखा था इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मेन तो फॉर्मूला ध्यान रखने चाहिए। ए डॉट में होता है ए बी cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ये एंगल 90 डिग्री होगा और अगर ये 90 डिग्री है तो ए डॉट में कितना होगा? 0। फिर इसमें यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम अगर लें अपन आई कैप जे कैप के कैप सब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है 1। और डिफरेंट लेने अगर आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप, ये कितना हो जाएगा? 0। फिर हमने सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो a क्रॉस b, इसका फॉर्मूला था a मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b sin थीटा एक और चीज है n कैप शुड बी परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन बताते हैं अपन। और सेम अगर आप ले लें a क्रॉस b तो a क्रॉस a ले लें क्या हो जाता है? 0। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपको बताया था मैंने, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये एरिया ऑफ पैरेलल शो करता है, इसका एरिया। और यूनिट वेक्टर का भी आना चाहिए आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, कितना हो जाएगा? फिर ये ऐसे बताया था, इसको याद रख लेना। हाँ, आई कैप जे कैप और के कैप एरो ऐसे बनाए हैं तो 10 में आंसर आएगा। उल्टा एरो बना देंगे तो माइनस। और a क्रॉस b की वैल्यू निकालने वाला क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से करते हैं। पहली रो में तीनों यूनिट वेक्टर आ जाते हैं, दूसरी रो में a के तीनों कंपोनेंट ax ay az, तीसरी रो में bx by ये प्लस में ये माइनस में और इसको प्लस में लेते हैं। लेने का तरीका क्या था? मान लो i ले रहे हैं, जिस रो में आता है वो नहीं लेते हैं, जिस कॉलम में आता है वो नहीं लेते। ये चार एलिमेंट ay को bz से इनटू करते हैं, az को by से करते हैं और दोनों को आपस में माइनस। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स जिनके अपन को क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन का। देखें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाम से डरना नहीं। कितने कोऑर्डिनेट दिए हैं? 3 2। कितने कोऑर्डिनेट हैं? 3। तो जब 3 कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? तो एक्चुअल में इसका मतलब बस इतना ही है। उसको ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया तो लैंग्वेज से डरना नहीं है।
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन कोऑर्डिनेट है मतलब क्या हो गया है 3D हो गया, और 3D का मतलब कितनी एक्सेस हो जाएगी, ये x y और क्या हो जाएगा z। हमको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए, कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं 3 2 और 5, ये वाला x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तीसरा वाला z कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x है ये y है ये z। अभी तो लिखना सीखा था अपन ने, पहला वाला जैसे ए कैसे लिखा था आपने 3D में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, पहला वाला क्या है 3i हो जाएगा, दूसरा वाला 2 और ये जे, तीसरा वाला 5 समझ गए, कुछ दम थी क्या क्वेश्चन में, नहीं। सेकंड नंबर देखो ये भी इजी है, अभी से क्या है रिजॉल्व करना, फोर्स कोई वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं देखो 5 न्यूटन, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है कहां से, तो देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिया है ना, ये कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड मतलब यही काम की चीज होती है, इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो वर्टिक जैसे ये बनाया और ये बनाया तो आपको आना चाहिए, ये वाली लाइन क्या कहलाती है हॉरिजॉन्टल, और ये वाई एक्सिस वाली लाइन को क्या कौन सी डायरेक्शन बोल सकते हैं अपन, वर्टिकल बोल सकते हैं। तो फोर्स वेक्टर का एंगल कहां से बता रहे हैं 60 डिग्री है, कहां से वर्टिकल से, मतलब ऐसी एक लाइन खींच लीजिए आप, वाई वाली लाइन होगी और एक फोर्स का वेक्टर है जो एफ वेक्टर है, इसकी वैल्यू कह रहे हैं कितनी है 5 न्यूटन है, वाई डायरेक्शन के साथ वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर है 60 डिग्री एंगल पर, अच्छे से सुनेंगे। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट मतलब इसी डायरेक्शन का कंपोनेंट बताइए, आपको मुझसे पढ़ाते समय बताया था जिसके साथ एंगल दिया होता है वही कंपोनेंट कॉस होता है, तो ये फाइव ये एफ ले लो अगर वाई कंपोनेंट या इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या लिखोगे एफ कॉस थीटा, और अगर ये वाला पूछा नहीं है लेकिन ये वाला पूछा होता तो फिर एच साइन, तो यहाँ पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब बाई डायरेक्शन पर, कितना हुआ ये एफ cos थीटा, एफ की वैल्यू ये दी हुई है 5 cos थीटा कितना रख दोगे, सॉरी 5 ही दिया हुआ है cos 60, तो cos 60 कितना होगा हाफ, और 5 बाई 2 पर 2.5 न्यूटन मिल रहेगा, तो आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैसे निकालते, क्या निकालते एफ साइन थीटा, तो एफ की वैल्यू 5 साइन थीटा मतलब 60, 5 साइन 60 रूट 3 बाय 2 हो जाए, ये नहीं पूछा है लेकिन है आंसर में ये नहीं पूछा है, तो आप क्वेश्चन नहीं देखो, आपको क्वेश्चन भेज देंगे, आप ना सिर्फ सॉल्यूशन वाले पार्ट देखो, ये पहला हो गया आंसर, पहला वाला सॉल्यूशन हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा सेकंड वाला हो गया। नहीं आप सॉल्यूशन लिखते क्वेश्चन पे ग्रुप में डाल बनवा दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर डालना सॉल्यूशन डालना।
क्या भी है? उसकी जगह आंसर भी वैसे है, 20 का हाफ कर देंगे तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला इसको क्या करके देखते हैं?
लिमिट फर्स्ट वाले को मैंने भेज दिया। चलो ये देख लो। देखो ये तो हो गया था। ये वाला वेक्टर ए इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड ए, मतलब ये कोई वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड ए दिया, देन द यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये तो फॉर्मूला बेस्ड वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को ए के से शो करते हैं, कैसे मिलता है वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड मतलब ए से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, वेक्टर ए को कैसे देखोगे, वेक्टर ए को कैसे देखोगे। अच्छा यूनिट वेक्टर ही बस पूछा हुआ है, यही आंसर, यही पूछा हुआ है आपसे कि वेक्टर इसके, तो ये वाला हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला वाला देखो, a scalar quantity is one that conserved in a process, मतलब स्केलर वो क्वांटिटी है जो प्रोसेस में कंजर्व रहती है, नहीं बदलती। तो ये गलत है, गलत इसलिए बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है स्केलर, जैसे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी बदलती तो जाती है, कंजर्व भी होती है और चेंज भी हो जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, a scalar quantity is the one that can never take negative value, ये गलत है। तो वर्क डन होता है किसी भी प्रोसेस का प्लस भी होता है माइनस भी होता है और जीरो भी होता है, तो तीनों पॉसिबिलिटी। तीसरा ऑप्शन देखिए, a scalar quantity is the one that does not vary from one point to another point in space, ये भी गलत है। कैसे गलत है आपको समझा रहा हूँ। आप जैसे कभी 12th में आपने सुना होगा कि एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, किसी दूसरे पॉइंट बी में गए तो वहां पोटेंशियल 8 वोल्ट हो गया, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और बिल्कुल बदल जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन देखो, a scalar quantity has the same value for observed with different orientation on the axis, yes ये वाला सही है। कैसे सही है, जैसे अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन की वैल्यू मान लो 10 जूल आ गई, तो आप इसको एक्स एक्सिस से देखोगे तो भी आंसर यही कहोगे, वाई एक्सिस से देखेंगे तो भी आंसर क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे, और जेड एक्सिस से देखेंगे तो भी आंसर क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता, जैसे अभी देखा भी था, इधर 5 न्यूटन का फोर्स था, अगर वाई एक्सिस में देखना था और ये एंगल कितना था 60, तो क्या आंसर आ गया 5 cos 60, तो कितना आ गया था ये 2.5। तो अलग अलग एक्सिस से वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन अलग अलग एक्सिस से अलग अलग ओरिएंटेशन से स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। तो थोड़ा सा ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज में यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है,
फोर्थ वाला है डी अ स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब अलग अलग एक्सिस। स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू हर एक्सिस के लिए एक जैसी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से अभी कितने चार क्वेश्चन ये है फिफ्थ क्वेश्चन। The vector that must be added to a vector एक ये वाला वेक्टर दिया है and this vector so that the resulting vector is unit vector along y axis। y axis के along unit vector बताओ। ठीक है y axis वाला unit vector क्या होता है। ठीक है क्वेश्चन बोल रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बताओ कोई भी नाम दे दो मान लो उसका नाम मैंने क्या दे दिया ए वेक्टर दे दिया। एक ऐसा वेक्टर ए पता लगाना है जिसको ये दोनों में ऐड करने पर रिजल्ट क्या आ जाए जे कैप आ जाए। दोनों मतलब कौन से तो ये वाला देखो क्या है आई कैप माइनस थ्री जे कैप और ये क्या है टू के कैप और इसको प्लस करना है। एक और दिया है ना प्लस करने के लिए थ्री आई के माइनस सिक्स जी के माइनस प्लस सेवन के है और इन सब का रिजल्ट मिलना चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्या करना चाहिए जे सॉल्व कर लो इसको वेक्टर ए प्लस सॉल्व करने का तरीका का आई कैप वाली टर्म के साथ ही ऐड यहां मान लीजिए अगर 3 है कितना हो जाएगा तो 3i और 4i हो जाएगा। फिर माइनस थ्री जे कैप है और प्लस सिक्स जे कैप है प्लस थ्री जे कैप हो जाएगा माइनस फाइव की कैप इज इक्वल टू जी है। हमारा टारगेट है ए निकालना सबको राइट में शिफ्ट कर दो तो जी कैप माइनस फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव की कैप अब प्रॉपर्ली अरेंज कर देंगे। पहले आई वाली टर्म लिख दे रहे हैं माइनस फोर आई कैप हो जाएगा माइनस थ्री जे कैप और प्लस वन है माइनस टू जे माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू आ जाएगा और ए कैप वाले तो सिंगल टर्म है ये फाइव के कैप हो गया और ये भी आंसर माइनस फोर आई माइनस टू जे प्लस फाइव के तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर बी आ गया।
पहले वो ये तो मुझे आसान सा दिख रहा है, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एक्टिंग एट 30 डिग्री विद एक्स एक्स। बस ये तीन इंफॉर्मेशन से सारा काम हो जाएगा। फोर्स का वेक्टर दिया है, इसको हमने वेक्टर एफ को दिया है, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कहां से, एक्स एक्सिस से, ये वाली हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये वाई एक्सिस हो गई। हमको इस फोर्स के कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस हो गई, इसके कंपोनेंट चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, जिसके साथ एंगल बना होता है वो वाला cos होता है, तो f cos 30 लिख देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है 3/2। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, x वाला। y कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा, y कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा, मतलब 30 डिग्री, sin 30 हाफ। ये आंसर आ गया l प्राइम। मतलब x कंपोनेंट रूट 3 f/2 है और y कंपोनेंट f/2 है, तो सही आंसर हो गया इसका C। ये वाले का भी आंसर बताओ क्या आना चाहिए। द एंगल मेड बाय द वेक्टर a is equal to I cap plus j cap with x axis। ये वेक्टर a है, I cap plus j cap दिया है, इसका x axis के साथ एंगल कितना होगा। इतना सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन। क्या I cap मालूम है आपको कहां पर होता है, बता दो जरा एक बार। ये बना दिया, जी कैप कहाँ होता है, बना दिया। इनका रिजल्टेंट कहाँ बनाएंगे, बीच में, मतलब एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, रिजल्टेंट नहीं कंफ्यूजन है तो पैरेललोग्राम लॉ तो सीखे। रिजल्टेंट डायगोनल से दिखता है, तो डायगोनल जो है इन दोनों का सम बताता है। सम मतलब क्या, आई कैप प्लस, देखो इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू कितनी है, तो जो रिजल्टेंट है एग्जैक्टली 20 से जाएगा, 20 से जाएगा मतलब एंगल क्या है। क्वेश्चन खत्म। इतना टफ था ना, है ना, टफ था ना। तो एक बात देखो यहाँ पर ध्यान दो, अच्छे से सुनना। इस एक्सिस में आप लेते हो आई कैप और इस एक्सिस में क्या लेते हैं, हम लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप, एग्जैक्टली बीच में होगा। तो इस वाले वेक्टर का नाम क्या लिख देंगे, आई कैप प्लस जे कैप। फिर से देखो, अगर मान लो ऐसे बना हुआ है तो इस तरफ वाला वेक्टर क्या नाम दोगे, आई कैप को अपोजिट है माइनस आई कैप है। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एग्जैक्टली बीच में जो वेक्टर होगा क्या नाम लिखेंगे उसका, पहले आई वाले का नाम देखो, तो माइनस आई कैप प्लस क्या हो जाएगा जी कैप। ऊपर जे कैप है तो नीचे वाला वेक्टर क्या बनेगा, माइनस जे। मान लो कोई वेक्टर यहाँ बीचों बीच बना हुआ है, तो ये आई है और ये माइनस जे है, तो क्या लिखोगे, आई माइनस जे कैप है। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में जो वेक्टर आएगा क्या नाम लिखेंगे, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। समझ गए क्या, ये क्या है, आई कैप माइनस आई कैप जे कैप और माइनस जे कैप है, तो बीचों बीच उन दोनों को सम करके लिख देते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट वाला क्वेश्चन है, शीट पे भी होगा ना, थोड़ा देख कर। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू सेम है। आप अपन ने सबने डेफिनेशन सीखा है ना इक्वल वेक्टर। यस सर। पढ़ाया था ना सबको, इक्वल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए सेम, और डायरेक्शन को बताने वाले वेक्टर का क्या नाम होता है, यूनिट वेक्टर एक ही तरफ शो कर रहे हैं। चेक कर लो, पहला है दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है, होंगे भी क्योंकि डायरेक्शन कैसी है दोनों की सेम है। अपन को बताना है गलत कौन सा है, सही नहीं बताना है, गलत कौन सा है। देखो, which of the following is not correct, गलत कौन सा है। तो ये तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है, तो p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड सही लिखा हुआ है, फिर p का यूनिट वेक्टर और q का यूनिट वेक्टर इक्वल ही होंगे। तीसरा p सही लिखा हुआ है, ये p है, ये q कैप है, q है, ये p कैप है, ये वेक्टर बन जाएगा, ये भी वेक्टर बन जाएगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है, देखो p प्लस q लिखा हुआ है और बोल रहे हैं ये इक्वल होगा p कैप के प्लस इसके, मतलब p किसके इक्वल हो गया, p कैप के, और q किसके इक्वल हो गया, q। कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर के इक्वल नहीं होता, यूनिट वेक्टर कब मिलता है, जब इसको इसकी वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर। गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया है, डी। तो आंसर के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। फोर्थ ऑप्शन में गलत स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट वाला देख लो, ये नेक्स्ट वाला भी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, देखो which of the following is independent of the choice of coordinate axis। वैसे तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए, अच्छे से सुनेंगे। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्सिस x y z, ऐसा कौन सा रिजल्ट है जिसमें एक्सिस नहीं आ रही है। देखो ना, px qx rx एक्सिस आ गई ना, x x x, इसमें भी क्या आ गया, x x x आ गया, और पहले वाले में x y z का रोल है। पहला वाला जो रिजल्ट है वो एक्सेस की कोऑर्डिनेट सिस्टम के चॉइस से मतलब एक्सेस से इंडिपेंडेंट। बस कंफ्यूज क्या हुआ है इस क्वेश्चन। ये क्वालिटी वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो फिर मैं बताता हूँ। तो होगा तो ये पीस लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो दब जाता है। ये देखो, हाँ नहीं यार, ये ऊपर नहीं होता है। अच्छा, तुम्हारा चश्मा भी पावरफुल वाला है ना। माइनस वाला दूर देखने के लिए होता है, प्लस वाला पास देखने के लिए, प्लस वाला पास देखने के लिए। ये क्वेश्चन सबको बनना चाहिए, वैसे भी देखना मैं बताऊंगा और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, इससे कोशिश करें इसका आंसर। क्वेश्चन की फिजिक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं डरते हैं, अपने कॉन्सेप्ट से चिपके रहते हैं। अपना कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डरावनी होती है फिजिक्स में, उससे डरना नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट का यूज कर लेना है, आंसर आ जाएगा, अच्छे से देखो क्या क्या होगा।
चलो बताओ सेकंड वाला भी देखो बहुत इजी था वैसे ये क्वेश्चन। ए यू के कंपोनेंट है ए और बी, तो यू वेक्टर कैसा बना हुआ है उसको बना लो जरा। ये ऐसा कुछ बना हुआ है, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आएगा पॉजिटिव एक्स में, मतलब कैसा होगा दूसरा कहाँ आएगा पॉजिटिव वाई में, वो भी कैसा हो जाएगा कंपोनेंट ये है ए और क्या है बी है, ये ए पॉजिटिव होगा और बी भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा वाला वेक्टर देखो ऐसा बना, उसको अलग से बनाओ और देखो कि कहां पर बनेगा वो कौन से कोऑर्डिनेट कहां पर बनेगा। फोर्थ वाले पे बनेगा ना ऐसा, या नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसा बना है तो रिजॉल्व करने के लिए टेल पे बनाते हैं, अपने आप दिख जाएगा ये। तो इस तरह वाला कंपोनेंट कैसा आएगा प्लस और नीचे वाला माइनस, नाम क्या है इसके पी और क्यू, तो यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा क्यू। सर आ चुका है आपके पास ए बी कैसे है प्लस, पी भी कैसा है प्लस और क्यू कैसा है खत्म है। बस लैंग्वेज में डराए हैं ना, इसमें है नहीं कुछ भी डर, इसलिए रिजोल्यूशन सिखाया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। दिमाग लगाओ। The component of vector r कोई वेक्टर है along x axis will have maximum value if r is along positive y axis, r is along positive x, language से डरना नहीं है फिर से कह रहा हूँ मैं, और r makes an angle of 45 degree with the x axis and r is along negative। जवाब है वो बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा हो रहा है देखो सर, आपकी मैक्सिमम वैल्यू हां वेरी गुड और मिनिमम कवर वेरी गुड तुमने कमाल कर दिया। ये वेक्टर r है, ये नहीं सही है बिल्कुल सही। ये एक्सिस तो ऐसी ही रहेगी, एक इसका x कंपोनेंट होगा, r x बोल दे रहे हैं, क्या वैल्यू अगर ये एंगल थीटा है तो क्या वैल्यू होगी r cos थीटा, और y डायरेक्शन वाला लेकिन हमें अच्छा r y क्या हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा। इसमें देखो जरा गौर से, ये वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो r cos थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम कैसे होगा, r तो फिक्स है, r की वैल्यू तो फिक्स है, तो cos थीटा की वैल्यू भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, बाकी आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए, cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है 1, cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है 1, sin थीटा की भी सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। आप ये याद कर लें बिल्कुल, जो sin थीटा होता है इसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच होती है। cos टॉपर वालों को तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीख लें, और 11th को तो बताया है माइनस cos थीटा की भी वैल्यू किसके बीच में होती है -1 और +1 के। अगर मैं बोलूं sin थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू तो क्या आंसर है +1, sin थीटा की सबसे छोटी वैल्यू माइनस, ऐसे cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू, cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो जब ये 1 हो जाएगा तभी इसकी वैल्यू क्या होती है सबसे बड़ी होती है, और 1 किस एंगल के लिए होगा, cos थीटा की वैल्यू 1 लिखा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है cos 0
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब ये आर वेक्टर किस तरफ आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा आर इज अच्छा ए नहीं बी आंसर बी ए नहीं है बी आंसर होगा आर इज अलोंग पॉजिटिव। आर वेक्टर का कंपोनेंट कब सब एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे बड़ा कब होगा सबसे बड़ा तब तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी मतलब पूरा वेक्टर इसी एक्सिस पे है तब वो सबसे बड़ा होगा। नहीं तो कुछ एंगल बनेगा तो कुछ पार्ट्स में तोड़ोगे तो पार्ट्स ही छोटे ही हो जाएगा बीच वाले से। इसका आंसर इसमें तो कुछ करना नहीं है बस यही आंसर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखो वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है इक्वल एक जैसा। वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स विल बी तो इक्वल अगर एंगल बना रहे हैं तो कंपोनेंट की वैल्यू भी इक्वल ही रहेगी वही वाली वैल्यू पता लगाना क्या करेंगे। क्वेश्चन को ऐसा दिया हुआ है कोई वेक्टर है उसका तीनों के साथ एक जैसा एंगल कोई वेक्टर ए है इसका एक एंगल अल्फा होता है y एक्सिस वाला बीटा और z एक्सिस वाला गामा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं तीनों एंगल कैसे एक जैसे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। क्या अपन ने ये फॉर्मूला सीखा था डायरेक्शन cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा कितना होता है 1। एंगल तीनों सेम है तो सबको अल्फा बना दे रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा ये भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा कितनी बार क्या है और ये 1 आ गया cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में आ जाएगा 1/2। तो a x कैसे लिखते हैं अपन a cos अल्फा तो a cos अल्फा का मतलब 1/√3 टी वाई भी यही आएगा और एजेड भी यही आएगा और यही आएगा तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट वाला। हो गया देखो अगला क्वेश्चन भी उसी लॉजिक पे बेस्ड है ध्यान दो a vector is equal to 2 I cap 4 j cap minus 5 j cap the direction of cosines of the vector a। वेक्टर ए की डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बिना पेन चलाए हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं ध्यान दो ये 2 4 5 है नंबर इसका मैं निकाल दो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 तीनों को ऐड कर दो तो ये 16 है ये 4 प्लस 25 29 प्लस 16 तो रूट 45 रूट 40 रूट में रहता है ना मैग्नीट्यूड। तो आंसर आ गया कैसे आ गया जब पहली डायरेक्शन कोसाइन होती थे a का x कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट क्या है 2
और a कितना है √45, तो पहला होना चाहिए 2/√45, दूसरा होना चाहिए 4/√45, तीसरा होना चाहिए -5/√45। खत्म। समझ गए? हमने मन में ही निकाला इसका मैग्नीट्यूड और सबके अपॉन में रख दिया उसको, वही आंसर होता है डायरेक्शन। थोड़ा इसका दर्शन भी करवाते हैं। ये वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, निकाल दें आप इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस -5 स्क्वायर प्लस 25 और ये आ गया 2। फॉर्मूला होता है पहले डायरेक्शन कोसाइन का ax अपॉन a, मतलब a का x कंपोनेंट i के साथ जो होता है वो x कंपोनेंट होता है, नीचे वाली वैल्यू √45 cos बीटा इज इक्वल टू a का y कंपोनेंट अपॉन a, y कंपोनेंट दिख रहा है पूरे नीचे वाली वैल्यू वैसी रहेगी। और तीसरा है cos गामा, तो ez अपॉन a, ez कितना है -5, नीचे वाली वैल्यू में कोई चीज। बाकी ऐसे क्वेश्चन को तुरंत 2 सेकंड के अंदर टिक करके आगे बढ़ना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, टाइम चला के ऐसा थोड़ी सॉल्व करके दिखाने में तो मार्क्स होते नहीं है, तो टाइम तक रेगुलेशन से कर लेना चाहिए। दोनों क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड थे? डायरेक्शन को साइंस के ऊपर। ये तो मैंने करके सबको दिखाया था, जो रिजल्ट कॉस के रूप में लिखा रहता है उसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आंसर मेरे ख्याल से कितना आ गया था, याद है ना? प्रॉपर्टी लिखी थी पहली, तो होती है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अच्छे से सोच देखिए कैसे सोच, ये 1 माइनस साइन आएगा, ये भी 1 माइनस साइन आएगा, 1 माइनस और कितनी बार होगा? 3 बार, और एक कप एक इधर से शिफ्ट कर दो तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और जो माइनस माइनस वाले साइन आ रहे थे राइट, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है। और मान लो the angle which a vector is with x, y and z axis. 45, 45, 60. बताओ वही चीज है, निकालना है डायरेक्शन को साइन निकाल दो। देखो इसको कुछ वेक्टर ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर, 1 और 1 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 2 4, और रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। मैग्नीट्यूड कितना समझ गए ना क्या बोला मैंने, अंडर रूट 1 स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2,
ये कितना हो गया, ये 4 और 4 का रूट कितना हो गया 2। पहला डायरेक्शन को साइन लिखो cos अल्फा। cos अल्फा मतलब ये i के साथ जो नंबर आ रहा है और अपॉन a 1/2। ये तो मालूम है 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। पहला एंगल पता चल गया 60 डिग्री। ऐसे ही तो दूसरा भी आएगा क्योंकि इधर भी 1 है। cos थीटा भी 1/2 होगा तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है। और तीसरा एंगल कितना बनेगा, cos गामा आएगा √2 अपॉन में क्या आएगा 2। फिर यहाँ नीचे से √2 कैंसिल 1/√2 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू थी 45 डिग्री cos में। इतना आंसर हो जाएगा ये 45। आंसर होगा 60 60 और 60। How is answer for the following sets of forces the resultant can never be zero। कौन से forces का resultant zero नहीं हो सकता। तो वो कैसे चेक करते हैं, सुनो इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। आपको ये सिखाया था मैंने कि जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है a माइनस b और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है a प्लस सीखा था ना ये। यहाँ पे देखो तीन तीन फोर्सेस दिए तो तीन तीन वेक्टर दिए ये एक सारे ऑप्शन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ये पहला वाला सुनना ध्यान से। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है 10 10 और 10। तो ये मैंने मान लो ए ले लिया बी ले लिया और इसको क्या बोल दिया वो आर ले लिया। तो चेक कैसे करते हैं ए प्लस बी को सम करके देखो 10 + 10 कितना आया 20। और इन दोनों को माइनस करके देखो 10 - 10 कितना हो जाएगा। ये 10 और 10 फोर्स की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हुई, सबसे छोटी वैल्यू कितनी हुई। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर दिया हुआ है 10। तो 10 तो इनके बीच में आता है 0 और 20। तो ये फोर्सेस पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये 0 आ सकता है 20 भी आ सकता है या इनके बीच का भी कुछ आ सकता है। तो ये सही है, ये पॉसिबल है ये वाला। अगला देखो 10 10 20 आ रहा है ये भी पॉसिबल है, वही चीज तो है। मैक्सिमम 20 भी हो सकता है। तीसरा देखो 10 और 20। तो 20 और 10 कितना हो सकता है 30। 20 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10। आंसर इनके बीच में या यही हो, ये 30 भी पॉसिबल है। ये अपने आप देखो समझ में आ जाएगा आपको। 20 और 10 ऐड होकर सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दे सकते हैं वो कितना लेवल है। और 20 और 10 माइनस होकर जो छोटी से छोटी वैल्यू दे सकते हैं वो कितनी है। तो जो आंसर आ रहा है इनके बीच में आना चाहिए क्या है क्या ये 40। तो जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा आ गया तो ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले फोर्सेस मिलके जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते हैं, बाकी तीन फोर्स मिलके जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं।
समझ आया कैसे चेक करते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, और अगर तीसरी वाली वैल्यू इनके बीच में या यही वैल्यू आ रही है तो वो पॉसिबल है। अगर कोई बड़ा या बहुत छोटा आ गया जो इस रेंज में नहीं है फिर वो आंसर नहीं। तो ये सब कुछ चेक करना पड़ता है इस पर। चलो ये वाले दोनों ट्राई कर लो, आपको आना है। फर्स्ट और सेकंड। हाँ, फर्स्ट और फर्स्ट। There are two forces. One is 5 Newton and other is, एक फोर्स क्या है F1 5 न्यूटन और दूसरा क्या है 12 न्यूटन। तो क्या चाहिए, पहले कितना चाहिए हमको? कैसे आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो F की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, वो मैक्सिमम वैल्यू F1 प्लस F2 होती है, कितनी आ गई? ये तब आता है जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0। और मिनिमम वैल्यू दोनों के डिफरेंस से मिलती है, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू तब मिलती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180। और तीसरा ये सिखाया था ना, तीन स्पेशल नोट याद है? एक F1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली वाली वैल्यू है 5 स्क्वायर 25, दूसरी वाली वैल्यू है 144, ये कितना हो जाएगा 169, और ये कितना हो जाएगा 13। तब आता है जब एंगल, तो पहला 0 एंगल, दूसरा 180 एंगल होना चाहिए, और तीसरे आंसर के लिए एंगल कितना होना चाहिए। स्पेशल केस सिखाया है ना सबको, कौन सा आंसर आ रहा है? चलो अब दूसरे का भी बता दो। मैं रखा हूँ, सुनना अच्छे से, ध्यान देना। अपन को ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, किस वेक्टर? ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हो तो ऐसे नहीं करना है, देखना कैसे नहीं। हमने लिखा ए, हमने लिखा बी, फिर लिखा ए प्लस बी, फिर लिखेंगे मैग्नीट्यूड, फिर लिखेंगे डायरेक्शन। कम से कम आपके इसमें 60 सेकंड से ज्यादा टाइम, ऐसा नहीं करते। उन स्टेप्स को अवॉइड कर दिया जाता है जिनको लिखे बिना भी हमारा काम चल जाएगा। क्या हमें तो दिख ही रहा है क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, तो कर दो ना प्लस। ये पूरा ही है और ये कितना है, कितना हो जाएगा। तो हमारे काम का नंबर तो सिर्फ इतना ही है, 10 आएगी। समझ गए ना, फालतू नहीं किसी को लिख के थोड़ी दिखाना है। और माइनस 3 है और ये क्या है, प्लस -3 और +8, तो कितना आ जाएगा, +5 जी है। अब चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख देता है स्क्वायर करके, ऐड करके रूट ले लो, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का, और ये 5 25 125, 125 मतलब 5 रूट 5 है ना। ये क्या मिल गया अपन को, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, बार बार अभी थोड़ी देर पहले मैं नोट लिख रहा था, शुरुआत में बिल्कुल समझाया था कि tan थीटा का फॉर्मूला भूल जाए तो क्या याद करें। परपेंडिकुलर मतलब y डायरेक्शन, और इस मतलब x डायरेक्शन वाला, और y डायरेक्शन वाला मतलब किसके साथ वाला नंबर, ठीक है। x डायरेक्शन वाला मतलब किसके साथ वाला है,
देखो जी कैप वाला क्या है, 5 10 कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इधर देखो चलो आगे बढ़िए। थोड़ा हाँ, ये थोड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखना, लेकिन आप देखो, देखने में लगेगा बहुत टफ है, पता नहीं क्या बना है, क्या करना पड़ेगा, लेकिन अभी देखना अच्छे से। So, 3 वेक्टर है, देखो एरो बना के दिया, मतलब क्या है, वेक्टर। एक वेक्टर ये वाला ओए, एक वेक्टर क्या है ओबी, और एक वेक्टर क्या है ओसी। लेकिन तीनों वेक्टर लेंथ वाइज सेम होंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर बने हुए सब सब रेडियस के ही इक्वल होंगे। क्या ये बात आगे समझ में, लेंथ वाइज तीनों क्या होंगे सेम, और उनकी लेंथ चाहिए तो आर, इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी रेडियस, और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी रेडियस। समझ गए, लेंथ वाइज तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या निकालने को बोल रहे हैं, तीन होगा, रिजल्टेंट किसका निकालने को बोल रहे हैं, तीन होगा। तो अच्छे से सुनना, मैं आपको याद दिलाता हूँ, सबको रटवाया था मैंने। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री, मान लो ये भी वैल्यू x है और ये भी वैल्यू x है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में होता था, और किसी भी एक का रूट 2 टाइम्स होता था। नहीं समझे तो सोच लो, x स्क्वायर 2x स्क्वायर रूट 2x। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं, तब इनका रिजल्टेंट जो है किसी भी एक की वैल्यू का कितने टाइम्स होता है, रूट 2 टाइम्स होता है। तो 90 डिग्री वाले दो बना लो, कौन कौन से बना लोगे, ये वाला वैल्यू कितनी है, ये वाले वेक्टर की भी वैल्यू कितनी है, भी दो ही बनाया है, बीच वाला नहीं। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वो किस लिए सिखाया, तो वैल्यू सेम वैल्यू वाले वेक्टर 90 डिग्री में हो, रिजल्टेंट 2 टाइम्स किसी भी एक का है। तो ये इन दोनों का तो रिजल्टेंट मिल गया, और एक वेक्टर तो पहले से इसी तरफ है, कौन सा है आप बी, और उसकी वैल्यू कितनी है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ गया। क्या किया मैंने, देखो कुछ नहीं, आर आर रिजल्टेंट कितना हुआ रूट 2 आर, और एक तो पहले से ही है, टोटल क्या हुआ दोनों को प्लस कर दिया। फिर से सुनो, ये तीन वैल्यू बिल्कुल, तीन चीजें अपने दिमाग में सेट करें। वेक्टर पढ़ाते समय भी सिखाता था मैं, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री वाले केस में रूट 3 टाइम्स है, 90 डिग्री वाले केस में रूट 2 टाइम्स होता है, और 180 डिग्री में वही आया था, जैसे ये एफ लेते थे, ये एफ लेते थे, तो रिजल्टेंट उतना ही आया था 120 वाले में।
ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये कुल रटे रहना है, जैसे आंसर आया यूज कर लो क्वेश्चन का। देखो ये हो गया बढ़ते साथ कैसे, दो इक्वल फोर्स है, कितने डिग्री एंगल पर है, तो आंसर तो उतना ही आएगा। समझ गए ना कितनी जल्दी हो जाते हैं अगर कुछ रिजल्ट आपने अच्छे से समझ के दिमाग में बैठा दिए। नीचे वाला थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगाओ, वैसे ये भी सिखा दिया। चलो मैं करता हूँ, देखो जरा ध्यान से। एक फोर्स 1 न्यूटन है, दूसरा क्या है 2 न्यूटन। पहला वाला फोर्स कहाँ पर है, लाइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ में आना चाहिए, लाइन एक्स 0 होती है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो एक्स होता नहीं है, तो लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस। तो 1 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में है, बना दिया 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन वाई में है तो क्या लिखा है, ठीक है। आगे देखो 2 न्यूटन कहाँ है, 2 न्यूटन कहाँ है, y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्स, एक्स एक्सिस पे, तो 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, एक्स एक्सिस से मतलब क्या आ जाएगा, y है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का सम कर दो, एक क्या है और दूसरा, तो लैंग्वेज से नहीं डरा जाता है फिजिक्स में, रिजल्टेंट मतलब सम कर दिया सम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छे से देखो, फॉलोइंग फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट, लैंग्वेज से नहीं डरना है। फॉलोइंग फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम साइमल्टेनियसली। F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया है और F4, कितने फोर्सेस दिए हुए हैं, 4 फोर्सेस। द पार्टिकल विल मूव, पार्टिकल कहाँ जाएगा, पार्टिकल तो उसी तरफ जाएगा जिस तरफ उस पे टोटल फोर्स लगे। कोई भी चीज किस तरफ जाती है, एक ये टेबल है, कोई उधर खींच रहा कोई इधर खींच रहा, तो ये किस तरफ जाएगी, जहां भी टोटल फोर्स लग रहा होगा। सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जिस तरफ लगता है कोई भी बॉडी उसी तरफ जाती है। कुछ नहीं करना है आपको, टोटल ही निकालने को बोलना है, और टोटल के लिए लिखेंगे नहीं F1 F2, बस आई वाले को ऐड कर दो, क्या आएगा देखो, ये क्या है -4i, फिर +5i, कितना हो जाएगा i, 1i हो जाएगा, और ये -3i है तो -2i हो जाएगा, और ये +2i, कहानी खत्म, i कंपोनेंट बचेगी। समझ गए ना, -5j +8j, 3j +4j 7j -3j 4j हो गया, j बच गया है, k 5k 6 11 -7 -5 और -5 में +5 आएगा, माइनस तो बचेगा, ले देखिए जो भी बचे, प्लस क्या बच जाएगा, k कैप, j कैप मतलब कौन सी एक्सिस पर, k कैप मतलब कौन सी, ये फोर्स कहाँ पे रहेगा, x वाला तो है ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन।
ये हमने क्या निकाला है, सबका टोटल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। वैसे लिखना नहीं, अपन को तो जल्दी से वही सोच लेना है। चलो नेक्स्ट। अब ध्यान से देखते हैं। The resultant of A plus B is R1। A plus B मतलब दो वेक्टर का सम कितना है, R1 है। On reversing the vector B, reversing मतलब क्या होता है, माइनस कर देते हैं, रिवर्स करते हैं तो माइनस करते हैं। रिवर्सिंग द वेक्टर B, जब A प्लस B से क्या मिल रहा है, R1। रिवर्स कर दिए मतलब A माइनस क्या बन जाएगा B, तो जो भी आंसर आएगा आपको ध्यान होगा इसको S लेकर करते थे अपन, सबट्रैक्शन वाला। इसी S को इन लोगों ने नाम क्या दे दिया है, R2 दे दिया है। तो क्या बोल रहे हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। और R का फॉर्मूला याद है, अंडर रूट ऑफ क्या होता था, तो रूट हटाना है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos r1 लेते हैं इसको। डिफरेंस वाले में क्या होता है, ये तो वैसे ही रहता था, ये भी वैसे ही रहता था, यहाँ माइनस। और बोल रहे हैं क्वेश्चन में बोले r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, मतलब इन दोनों को सम करना है। तो इसको इससे प्लस करोगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, b स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ज्यादा खुशी अच्छी नहीं होती, आंसर है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जरा ये वाला देख लो, आपको बोला था इसका तो याद रखो सीधे। हाँ, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम तभी होता है जब एंगल कितना हो, 90। फॉर्मूला देख दोगे तो अपने आप आंसर। और फिर से सॉल्व करने, ये देख लो, ये वाला भी पहले y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी क्वांटिटी है, उसका y कंपोनेंट कितना है, 20। y कंपोनेंट है मतलब 20, और क्या लिख देंगे इसके साथ में j कैप, और x कंपोनेंट कितना है 10, 10 और इसके साथ में क्या लिख देंगे i कैप। तो डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन मतलब tan थीटा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। 20/10 मतलब कितना हो जाएगा 2, 20/10 मतलब 2, थीटा आ गया। थीटा चाहिए तो 10 को इधर भेज दो, 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला देखो। देखो फर्स्ट अगर आप अच्छे से ध्यान दिए हो मेरी बात पे तो बिना देखे हो जाएगा, कैसे, टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, कितना एंगल दे रहे हैं, इक्वल बोल रहे हैं। हाँ इक्वल बोल रहे हैं, मतलब वैल्यू वाइज दोनों सेम और कितने एंगल पर है, तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, √3x होगा।
हमको क्या बोल रहे हैं, देखो आंसर कितना है 40 रिजल्टेड, मतलब ये तो √3 और x की जगह कितना है 40, तो ये वाला x भी कितना हो जाएगा 40 और ये वाला x भी कितना हो जाएगा। तो अगर रिजल्टेंट 40 √3 है तो वो फोर्स क्या है 40 न्यूटन। और मन को तसल्ली नहीं है, शुरू हो जाओ फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो रख दे रहा हूं मैं 60। ये दोनों सेम बोल रहे हैं, ये और ये क्या बोल रहे हैं सेम बोल रहे हैं। तो सेम मतलब ए और बी को मैंने x ले लिया तो क्या आएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos 60 हाफ हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, कितना हो गया है 3x स्क्वायर, इसका रूट भी निकालना, r इज इक्वल टू कितना आ गया √3x, r कितना है 40 √3x, तो ये सॉल्व करके निकाला, लेकिन इतनी तकलीफ भी नहीं लेनी है, सही हो रहा है। तो सीखे क्या आज की क्लास से, क्या सीखे कि फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, दूर से ही देख के भाग जाना चाहिए, कभी वापस नहीं आना चाहिए, यही सीखे, क्या सीखे देखने के कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। और फिर हाँ, देखने में डराते ही एक्स वाई प्लेन पे है, वो इधर है वो उधर है, आप देखो 1 मिनट से भी ज्यादा लगता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 1 मिनट भी ज्यादा ही बोल रहे हो, ये ऊपर वाला करने में कितना टाइम लगेगा, अरे 10 पैसे 40 √3 और एंगल 60 है तो 40 आंसर आ गया। अरे टिक करने में कितना सेकंड लगता है, ऐसा सर्कल बनाना है। देखो ये दोनों तो ऐसे ही हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल 90 डिग्री, ऐसे तो ये भी ऐसे ही हो रहा था, ये y कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये तो 20/10 2 आ गया, 10 इनवर्स हो गया। फिजिक्स टीचर इतने ही कर सकता है, रियाज के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी ऐसे हो गया, एक 17 है और दूसरा क्या है 7 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट बताओ। ये मैक्सिमम वैल्यू है 7, दो फोर्सेस नहीं है, मैक्सिमम दो वेक्टर का मैक्सिमम 17 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 7 है, और if these are two vectors are right angle to each other और दोनों वेक्टर एक दूसरे से राइट एंगल पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, तो राइट एंगल पे है तो ठीक है, वो तो अपन को आता है कि आगे सुना देता हूँ। देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये होता है a प्लस बी, क्या है वैल्यू 70, और मिनिमम मिनिमम वैल्यू a माइनस बी कितनी है 7 है, तो क्या बोल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट इतना होता था ना अंडर रूट ऑफ, तो ये निकालने के लिए ए और बी पता होना चाहिए, ए और बी तो निकल जाएगा, बचपन वाली इक्वेशन a प्लस बी 17 है a माइनस बी 17 है, उड़ा दो, तो ये कितना हो गया 17 और 7 कितना हुआ, तो ये कितना होगा 12, 12 रख दो इधर तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा,
तो ये कितना हुआ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169 तो ये क्या हो गया 13 तो थोड़ा सा सॉल्व करना था बस मैक्सिमम देखो इसलिए अगर आपको याद हो तो जब भी मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ ना तो मैं लिख देता हूँ नोट पूरा लिखाने के बाद थीटा 0 पे आंसर a प्लस बी आता है थीटा 180 पे आंसर a माइनस बी आता है और थीटा 90 पे आंसर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर आप देखो कितनी जगह पर ये डायरेक्ट यूज होता है What is the angle between P and resultant of P plus Q and P minus Q? लैंग्वेज से डरना नहीं है देखो मैं बता रहा हूँ कितना टफ क्वेश्चन है एक तो वेक्टर P दिया हुआ है और दूसरा जो लेना है वो रिजल्टेंट लेना है किसका रिजल्टेंट P प्लस Q प्लस रिजल्टेंट मतलब प्लस करो किसके साथ में P माइनस P और Q तो कैंसिल तो रिजल्टेंट है वो कितना है ये क्या है 2p है एक एक वेक्टर p है दूसरा 2p है तो अगर p वेक्टर ऐसे बनाओगे तो 2p बनाने के लिए सिर्फ इसकी लेंथ को डबल करना होगा 3p बनाना होगा तो ठीक है तो क्या डायरेक्शन बदली नहीं बदली डायरेक्शन तो एंगल या डायरेक्ट थीटा कितना हो जाएगा एंगल निकालना है किसके बीच में p के बीच में और p प्लस q और p माइनस q का जो रिजल्टेंट आएगा p प्लस q और p माइनस q का रिजल्टेंट p और 2p की सेम डायरेक्शन होगी यहाँ सामने कुछ लिखने से p की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे फर्क क्या कह रहा हूं मैं देखो ये p लिख रहा है मान लो मैंने इसमें 2p लिख दिया या इसमें हाफ p लिख दिया तो इन सब की डायरेक्शन एक जैसी रहने वाली है फर्क कब पड़ता है अगर आपने यहाँ नंबर 2 लिखा और साथ में क्या लिख दिया माइनस तब डायरेक्शन a प्लस b इज इक्वल टू ये भी तो कर दो ऐसे देखो b और b कैंसिल नहीं नहीं पाप हो गया है वहां पाप हो गया है हाँ क्या कैंसिल कर रही है ए और माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा बी और बी ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा टू बी जीरो का मतलब बी जीरो और यहाँ ठीक है दोनों हो गए ये है पावर पावर फैक्टर three forces acting on a particle are shown in figure to have the resulting force only along y direction the magnitude of minimum additional force needed is पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे अच्छा इतना तो दिख रहा होगा कितने फोर्स बता रहे हैं है ना तीन फोर्स बता रहे हैं जब कोई चीज एकदम से सर से बाउंस हो जाती है तो उसको पार्ट्स पार्ट्स करके देखा जाता है थ्री फोर्सेस हैं डायग्राम में बने एक एक को अलग अलग ले तीन एक साथ लेने में भी मान लो मैं पहले कौन सा फोर्स ले रहा हूँ ठीक है 1 न्यूटन ले दो कंपोनेंट कर सकते हैं ना एंगल दिया है
कितना एंगल दिया है, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 1 cos 60। समझ में आया। कुछ y कंपोनेंट भी आएगा, मैं y कंपोनेंट ले नहीं रहा अभी, उसका रीजन बता, सिर्फ मेरा इंटरेस्ट x कंपोनेंट। दूसरा फोर्स देख लो, कोई सा भी ले लो, ये वाला या ये वाला। इसमें हम ना अपने काम को थोड़ा बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, गौर से देखो। इस तरफ का फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। इस तरफ का फोर्स जस्ट ऑपोजिट है उसके, 40 का है, 2 न्यूटन है। इस तरफ फोर्स है, इस तरफ 2 है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा इसका, 2 बनेगा ना। 2 अरे एक फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है, तो अब वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ जाता है। ये भैया, ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये लग रहा है 1 न्यूटन, तो टोटल फोर्स इस तरफ लगेगा और वो कितना होगा, 9 न्यूटन। तो ये 4 है, ये 2 है, तो इन दोनों का टोटल एक ही बना, हमारा काम कम हो जाएगा। कितने न्यूटन बन जाएगा, 2 न्यूटन। ये एंगल दिखाई दे रहा है, सॉरी 30। इसके भी कंपोनेंट कर, कौन सा कंपोनेंट करोगे, देखिए एक cos cos कंपोनेंट ऊपर आएगा, 2 sin 30, तो 2 इंटू कितनी हो जाएगी, 1/2। क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, फिर 3 फोर्स बना लिया मैंने उसको ऐसे, ये 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन रहेगा, ये 2 का भी एक ही बना दिया, 2 न्यूटन। इसको भी तोड़ दिया, इसको भी। अब क्वेश्चन देखिए गौर से, ये सब हम चाहते हो क्या कह रहे हैं, अच्छे से देखो, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स फुल्ली अलोंग y डायरेक्शन। हमें सिर्फ किस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब है कि x डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है उसको खत्म करने पड़ेंगे, तभी तो सिर्फ y में बचेगा। तो y में तो चाहिए, इसलिए मैंने y वाले को ले लिया, y वाले की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ x वाले लेना है और उन सबको खत्म कर देना है। तो कैसे खत्म करूंगा मैं, देखो इस तरफ एक फोर्स कितना है, 1 cos 60 का मतलब कितना हो जाएगा, हाफ, और इसका आंसर कितना है, 1। ये किस तरफ है फोर्स, डायरेक्शन बताओ, ये कौन सी होगी, -x। इस तरफ कितना फोर्स है, न्यूटन, और इस तरफ कितना है, न्यूटन। रिजल्टेंट बताओ कितना, 1 - 1/2। क्या आंसर आ जाएगा, हाफ न्यूटन। मुझे हाफ न्यूटन को खत्म करना है, तो हाफ न्यूटन को खत्म करने के लिए इतने फोर्स कहाँ लगा देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तब कितनी वैल्यू वाला, हाफ न्यूटन वाला। हाफ न्यूटन मतलब, फिर से सुन लो क्या किया मैंने, फोर्स को तोड़ दिया। हमको बोल रहे थे आपको चाहिए सिर्फ कहाँ चाहिए सारे फोर्सेस, वाई डायरेक्शन। तो इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसा करने के लिए कितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कितना लगाना पड़ेगा अपन को, कितना लगाना पड़ेगा, 0.5 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ताकि ये 0.5 न्यूटन बचा हुआ जो फोर्स है वो क्या हो गया, खत्म। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। चलो आज इतने ही करते हैं, आगे का फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं मैथ्स वाला पार्ट आपको बताऊंगा, मैथमेटिकल वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और ग्राफ, फिर नए चैप्टर्स हैं। अभी ना ग्रुप बनवा देते हैं, उसमें डाल दूंगा।